नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। और आज जो खास चर्चा होने वाली है 2020 में फैली सार्स बीमारी के बाद, ये इससे पहले 2002-03 में सार्स की बीमारी फैली थी, उसके बाद में अब 2020 में जब सार्स बीमारी फैली है और इस बीच में 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ। पहले शनि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद बृहस्पति धनु राशि में, फिर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अब राहु ने मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश किया है। जी, तो आज चर्चा करेंगे कि राहु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसके देश और दुनिया पे असर क्या होगा, आपकी राशियों पर इसका क्या असर होगा, क्या ये जो कोरोना है ये कुछ कम होने की स्थिति में है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बेहतर होगी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077, शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन बुधवार। आज सप्तमी रात्रि को 7:58 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र 8:25 तक होंगे। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:56 से 1:26 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन की। 23 सितंबर के बाद यानी 23 सितंबर के दिन ही राहु अपनी राशि बदल लेंगे। जी, 8:20 सुबह 8:20 में 23 सितंबर को राहु ने अपना स्थान बदला। अब मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के नजरिए से राहु का परिवर्तन कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 12:20 के आसपास भारत ने अपनी स्वाधीनता घोषित की। जिस समय वृषभ लग्न था और कर्क राशि में चंद्रमा था और उस समय वृषभ लग्न स्पर्श कर रहा था। वृषभ लग्न की भारत की कुंडली में लग्न में ही राहु है और दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि बैठे हैं और छठे भाव में बृहस्पति और केतु। इस प्रकार से ज्यादातर ग्रह राहु और केतु के बीच में बैठे हैं। इसलिए भारत की कुंडली में एक अनंत नाम का कालसर्प योग बना हुआ है। अनंत कालसर्प योग का प्रभाव आमतौर पे जातक को कठोर परिश्रम करवाता है। तो जो आप भारत में देख ही रहे हैं, लग्नस्थ राहु के कारण नीतियों का शीर्षासन भी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से हमने अपनी स्वास्थ्य नीतियां या जनसंख्या नीति या फिर हमने शिक्षा नीति को बहुत देर से घोषित किया। बहरहाल अभी भी बहुत सारी नीतियां ऐसी है जिन्हें घोषित कर देना चाहिए, पर आज़ादी के इतने सालों बाद भी नीतियां घोषित नहीं हो रही। उसकी वजह लग्नस्थ राहु है। बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मतलब भारत को अगर एक जातक माने तो लग्नस्थ राहु के कारण काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। भारत का लग्न वृषभ है, राशि कर्क है। इस लिहाज से अगर हम राहु का ट्रांजिट देखें तो राहु 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में राहु वृषभ राशि में उच्च के होकर बैठे। मतलब भारत की अगर आर्थिक स्थिति का सवाल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। इसकी पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में है, जिसका मतलब बनता है कि कहीं भारत के पड़ोसी देशों में इस तरह की अव्यवस्था फैल सकती है, यानी थोड़ा सा असहमति हो सकती है, थोड़ी सी अशांति हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। एक और भी बात है कि इसकी पूर्ण दृष्टि तीसरे पर पड़ती है। इसका मतलब भारत कुछ क्रिएटिव करेगा। मतलब जहाँ तक सवाल वैज्ञानिक शोधों का है, भारत वैज्ञानिक शोधों में थोड़ा सा आगे जाएगा और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। इस समय अगर बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देख लें तो ऐसा लगता है कि कर्क राशि से 7वें स्थान में शनि है, कुछ अच्छे दोस्त भी होंगे। छठे स्थान में बृहस्पति है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्ज बढ़ सकता है, शत्रुता बढ़ सकती है और भारत में बीमारी बढ़ती हुई नजर आएगी और ये स्थिति लगातार बृहस्पति के कारण 20 अप्रैल तक आएगी। मतलब 20 नवंबर तक
क्षमा करेंगे, 20 नवंबर तक धनु राशि में बृहस्पति होंगे। वो तब तक स्थिति ऐसी रह सकती है जब तक कि बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। 20 नवंबर को धनु राशि से मकर राशि में जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी। इसी समय में हम देखें कि मंगल मेष राशि में होकर बैठे, मतलब भारत की राशि के नजरिए से हम देखें तो मंगल के कारण सत्ता पर नियंत्रण काफी अच्छा है, राजा की ताकत बेहतर रहेगी। अब आते हैं शुक्र की। लग्न में शुक्र बैठे हैं, मतलब फाइनेंशियल क्रंच जिसको बोलते हैं, मनी का क्रंच आपको दिखाई पड़ेगा। मनी फ्लो थोड़ा सा कम होगा, इसके चलते आपको महंगाई बढ़ती दिखाई पड़ेगी और साथ में थोड़े से बेरोजगारी का स्तर भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में काफी बाधाएं दिखाई पड़ सकती हैं। अब बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें, जैसे कि हम सूर्य देख रहे हैं कन्या राशि पर बैठे हैं, तो इस समय कर्क राशि से कन्या राशि यानी तीसरे स्थान पर सूर्य बैठे हैं, चौथे स्थान पर बुध बैठे हैं, मतलब चीजें काफी बेहतर हैं। राहु की बात मैंने कर ही दी कि राहु 11वें स्थान में है, तो जाहिर है कि फिर केतु 5वें स्थान में है। शनि की अगर स्थिति देखें तो 7वें स्थान में शनि है। मतलब कुल मिलाकर के लबोलुआब निकल कर चलकर आता है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। 20 नवंबर के बाद में परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। ये तो राहु और इतर ग्रहों का भारत के अर्थव्यवस्था पर, भारत की राजनीति पर प्रभाव देखा। अब बात करते हैं राशियों की। अगर हम गोचर में कालपुरुष की स्थिति देखें तो मेष राशि से दूसरे स्थान पर राहु बैठे हैं और 8वें स्थान पर केतु बैठे हैं। और इस समय अगर हम भाग्य स्थान में बृहस्पति और बृहस्पति को देखें, दशम स्थान में शनि को देखें, तो दो चीजें एकदम समझ में आती हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलेगी। 8वें स्थान में केतु, मुझे ऐसा लगता है आने वाला 1.5 वर्ष वॉर की तरह ही रहेगा। महामारी और वॉर मतलब युद्ध की जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी, मतलब सारी दुनिया में भगदड़ रहेगी और इसका असर जनधन पर पड़ेगा। जन मतलब जनहानि और बहुत ज्यादा बीमारियां और आर्थिक स्थिति बदल सकती है, खराब हो सकती है। तो चलिए, ये तो आपने देखा कि राहु का प्रभाव दुनिया पर थोड़ा सा आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर बड़ा असर डालेगा, बुरा असर डालेगा। थोड़ी सी युद्ध की स्थिति, महामारी की स्थिति अभी और बढ़ सकती है कुछ दिनों तक, और इसका असर 1.5 वर्ष तक रहेगा। पर भारत में इसका असर 20 नवंबर के बाद खत्म होता नजर आएगा और भारत की स्थिति बहुत अच्छी होगी। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में भी देख लेते हैं कि राहु के कारण असर क्या पड़ेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पे। इसमें जो राहु है दूसरे स्थान में है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो राहु तीसरे स्थान में थे, जहां पर बहुत अधिक डिलेमा था, अब मूव करके वृषभ राशि में आए हैं, जिसका मतलब यह है कि डिलेमा तो नहीं मगर इस समय अर्थव्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो सकता है। यहां पर केतु भी बदले, 8वें स्थान में केतु है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए कैजुअलिटीज के चांसेस बनते हैं। कोशिश करें कि इस राशि वाले जातक 1.5 वर्ष तक लगातार कॉन्शियस रहें, खासकर गाड़ी चलाते समय, क्योंकि केतु 8वें स्थान में है। यात्राएं कम से कम करें। दूसरे स्थान में राहु, इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी से करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। इस बात का एकदम ध्यान रखें। अब सवाल यह है कि यदि इन परेशानियों से बचना हो तो मेष राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए। बड़ा आसान सा उपाय है। चूंकि राहु दूसरे स्थान में है तो इस राशि वाले जातकों के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाना, यह नियमित करना होगा लगातार 1.5 वर्ष तक, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब इस राशि में ही राहु का संक्रमण हुआ है, तो देखिए इससे पहले ये राहु मिथुन राशि में थे, तो जो राशि जिस तरह की परिस्थितियां आज मेष राशि की है, करीब करीब इसी तरह की स्थितियां बीते 1.5 वर्षों से वृषभ राशि की थी, मगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां बेहतर हुई हैं। राहु के कारण मेस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी मिलती है। चूंकि राहु उच्च के होकर बैठे, इसलिए कह सकते हैं कि आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातक पॉपुलर होंगे। 7वें स्थान में केतु है, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों का साथ भी मिलेगा, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि आप किसी भी तरह से आलस्य का त्याग करें और बहुत ज्यादा फैंटेसी या वर्चुअल मोड में ना रहें, मतलब बहुत ज्यादा काल्पनिक ना रहें। यदि आप जो अपने विचारों को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका इनकैशमेंट भी होगा और सोशल कंसर्न भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बनेगी और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। पर याद रखिए, यदि आप केवल सोचते रहे तो लग्नस्थ राहु के कारण वृषभ राशि वाले ज्यादा काल्पनिक हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, यानी हमको फिजिकल वर्कआउट का भी ध्यान रखना होगा। सवाल यह है कि इस राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। राहु अगर लग्न में आए तो दो चीजों का एकदम असर पड़ता है। आपके जीवन में अनुशासन कम पड़ता है, आज्ञा पालन कम हो जाती है और आपके अंदर
में आत्मानुशासन बिल्कुल खत्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में रात जागना, अतिशय आहार लेना, व्यसनों के आश्रय में रहना, बुरी दोस्ती करना, ये भी चीजें हो सकती है। हालांकि लग्नस्थ उच्चस्थ राहु है, मगर इस तरह की संभावनाएं बन सकती खासकर टीनेजर्स के लिए। जहां तक सवाल पॉलिटिशियंस का है, समाज सेवकों का है, तो मुझे ऐसा लगता है आज से वृषभ राशि के वे जातक जिनका संबंध समाज सेवा या पब्लिक कंसर्न है, मीडिया एंटरटेनमेंट से, तो उन्हें काफी फायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों समाधान की, तो इस राशि वाले जातकों के लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, क्योंकि राहु अगर लग्नस्थ हो तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा श्रेयस्कर होती। काले तिल काले उड़द का दान करना और साथ में भगवान शिव का पूजन करना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आश्रय लेना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में राहु लग्नस्थ थे, मतलब इसकी वही स्थिति जो अभी वृषभ राशि के जातकों की है, वही अब तक 1.5 वर्षों में मिथुन राशि की थी, मगर अब परिस्थितियां बदली हैं। मिथुन राशि के लिए राहु अच्छे नहीं है, 12वें स्थान में राहु है। आकस्मिक हानि हो सकती है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मतलब आपका स्थितिक जो शारीरिक जो साम्य है, इक्वलिटी है, वो चेंज होगी, मतलब आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो कोशिश करें वापस से वही बात कि जीवन में अनुशासन रखें, रात्रि बिल्कुल न जागें और बहुत अधिक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट न करें। आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, तो आप नित्य भगवान शिव का पूजन करें, हो सके तो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। कहते हैं कि राहु को डायग्नोज करने के लिए, राहु के ट्रीटमेंट के लिए भगवान शिव के साथ महाकाल की पूजा और उसमें विशेषकर धतूरे का फूल चढ़ाना, ये बिल्कुल मत भूलिए, इससे राहु काफी बेहतर स्थिति में आएंगे। और एक बात और भी है, राहु के लिए काले तिल और काले उड़द का दान भी करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब इस राशि में राहु अब तक 12वें स्थान में थे, मतलब इनकी वही स्थिति थी जो मिथुन राशि की अब होने वाली है। मतलब कर्क राशि वाले जातकों को अगर देखें तो अब बहुत अच्छी स्थिति है, 11वें स्थान में राहु पहुंच गए हैं, मतलब आकस्मिक लाभ होगा, लाभ की स्थिति होगी, बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। एक जगह पर आकर इसका असर पूरा हो सकता है, बच्चों पर फैंटेसी ज्यादा असर पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर राहु की पूर्णदृष्टि तीसरे स्थान में है। अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, मगर अपने सब्जेक्ट से दूर चले जाएंगे, इससे बच्चों को बचाना होगा। क्या करना चाहिए, तो इन्हें भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए और अपने जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु का ट्रांजिट बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जहां पर राहु अब तक 10वें स्थान में थे, अब वो मूव करके 9वें स्थान में चले जाएंगे, क्षमा करके 10वें स्थान में चले जाएंगे। यानी सिंह राशि वाले जातकों के लिए अभी तक राहु 11वें स्थान में थे, जो अब 10वें स्थान में चले जाएंगे, जिसका मतलब होता है कि आपकी जन्म कुंडली में वर्क प्लेस में राहु बैठ रहे हैं, यानी कुछ नया होगा। नया ये होगा कि आपके बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, आप अपने काम में ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और इसका आपको सामाजिक प्रतिष्ठा या आपके वर्क प्लेस में प्रतिष्ठा के रूप में ज़्यादा फायदा होगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए राहु के बेहतर प्रभाव के लिए कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि ये भगवान शिव स्तोत्र करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक करते रहें, खासकर सोमवार के दिन या प्रदोष का ऐसा संकल्प करें आगे आने वाले 1.5 वर्षों तक, तो इन्हें काफी बेहतर होगा और राहु का प्रभाव भी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां कैसी रहेंगी। कन्या राशि में अब तक राहु 10वें स्थान में रहे, जो अब मूव करके 9वें स्थान में चले जाएंगे, तो इनकी राशि वैसे ही इनका असर रहेगा जैसे तुला राशि में बाधाएं थी। मतलब अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में व्यवधान बहुत आने वाले हैं और लगातार उन्हें व्यवधानों से लड़ने की ताकत चाहिए होगी। मतलब आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पर तीसरे स्थान में केतु जा रहे हैं, जिसमें टैलेंट आपका बढ़ने वाला है और आप देख रहे हैं कि कन्या राशि वाले जातक ज्यादा बेहतर अवसर पाएंगे। करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और अपने काम में नियमित रहें। आज 23 सितंबर और 8:20 पर राहु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर वो 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। मतलब मिथुन राशि से अब राहु का प्रवेश हो गया वृषभ राशि पर। इसका हमने राशियों पर असर देखा। बात करते हैं अब दोस्तों तुला राशि के जातकों के लिए कि तुला राशि वाले जातकों के लिए अब राहु की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो स्थिति वृश्चिक राशि में थी अब वही स्थिति
तुला राशि वाले जातकों के लिए होगी। यानी तुला राशि में अब तक राहु भाग्य स्थान में थे, जो अब अष्टम स्थान में होंगे। और जब कभी भी अष्टम स्थान में राहु चले तो दो चीजें अच्छे से समझ लेना चाहिए। नंबर एक कि आपके जीवन में अब घनघोर व्यवधान आ सकते हैं, और ऐसे व्यवधान आ सकते हैं जिसमें लगातार आपको उलझे रहना पड़े। तो कोशिश करें विवादों से बचकर रहें, किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें, और जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे लगातार मॉनिटर करें। छोटी बड़ी गलतियां होने से भी आपको बड़ी हानि हो सकती है। मतलब इन दिनों में आपको रूटीन में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट में बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम धोखे के शिकार हो सकते हैं, आकस्मिक हानि के शिकार हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए वही एक बात कि राहु का जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस है वो दत्तात्रेय भगवान की पूजा है। तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें और काले तिल काले उड़द का दान करें, तो जो तुला राशि वाले जातक है उन्हें फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। ये वो राशि है जिसका संबंध भारत के मुस्तकबिल से है। मतलब इस वक्त भारत की तकदीर उस जातक के हाथ में है जिसकी राशि वृश्चिक है। और बीते 1.5 वर्षों में अगर हम निकाल कर देखें तो उनके 8वें स्थान में राहु था, जो अब 7वें स्थान में है, जिसके मायने होते हैं कि लगता है कि अब परेशानियां कम होंगी इस राशि वाले जातकों के लिए। कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे, अपने टैलेंट का वो इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि लग्न में केतु है। मगर याद रखिए कि यहाँ पर लग्नस्थ केतु के कारण वाहन और यात्राएं भारी पड़ सकती हैं, और कुछ एक दोस्त आपके साथ में ठगी कर सकते हैं। मतलब दोस्तों की ठगी की संभावनाएं बन सकती हैं। पार्टनर्स में अविश्वास हो सकता है, विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें और काले तिल का दान करें, तो इस परेशानी से आप बच सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में अब तक राहु 7वें स्थान में थे, जो मूव करके पहुंच गए 6ठे स्थान में, जिसके मायने होते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता बढ़ने वाली है, आकस्मिक हानि की चिंता बढ़ने वाली, और कुछ स्थान के परिवर्तन हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? ऋण रोग व्याधि शत्रुता की निवृत्ति के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, और मुझे से लगता है कि मंगल का व्रत करके नमक तेल का त्याग करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। अब तक राहु इनके 6ठे स्थान में थे, जो मूव करके 5वें स्थान में पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब होता है कि चित्त की एकाग्रता, 5वें स्थान से संतान और अपने खुद के रोजगार की स्थिति देखी जाती है। 11वें स्थान से कमाई देखी जाती है। मतलब काम के नजरिए से देखें तो केतु 11वें स्थान में है तो लाभ की स्थिति होगी, मगर 5वें स्थान में राहु। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, खुद की एकाग्रता कम हो सकती है और बहुत अधिक वर्चुअल हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करते रहें और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहें, तो परेशानियां खत्म होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि इस समय राहु जो है वो कर्क मिथुन राशि में थे, यानी कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन पंचम स्थान में थे, जो मूव करके 4थे स्थान में पहुंच जाएंगे। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए संतान की चिंता खत्म होती है। अब मुझे लगता है कि परिवार की चिंता हो सकती है, भूमि वाहन मकान की चिंता हो सकती है। मतलब आने वाले 1.5 वर्षों में माँ का स्वास्थ्य, पेट की तकलीफ, घर की परेशानियां, वाहन का मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस, ऐसी चीजों में आप लगातार उलझे रहेंगे। मगर एक अच्छी बात यह है कि 10वें स्थान में केतु बैठे हैं, जो वर्क प्लेस में आपके टैलेंट का अच्छा एक्सप्लोरेशन होगा और मुझे ऐसा लगता है इसकी चलते आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। करना क्या चाहिए? तो राहु का समाधान सिर्फ थोड़ा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव का पूजन करना, भगवान शिव का अभिषेक करना और त्रयोदशी के दिन खास करके भगवान शिव का अभिषेक करना, शनिवार का व्रत करना, शनिवार को कंबल का दान करना, इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन देना, गरीबों को भोजन कराना, लोहे का दान करना और भैरव मंत्र का जप करना, ये सारे समाधान हो सकते हैं इस राशि वाले जातकों के लिए। तो ऐसा कुछ करें तो इस राशि वाले जातक बेहतर होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। अब इस राशि में हम देखें कि राहु 4थे स्थान से मूव करके 3रे स्थान में जा रहे हैं। मीन राशि वाले जातक अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। इसका बुरा असर बच्चों पर पड़ सकता है, कंसंट्रेशन की कमी होगी, जिसके चलते थोड़े से उनके रिजल्ट थोड़े खराब हो सकते हैं। मतलब उन्हें अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी, रात्रि जागरण कम करना होगा, थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा और थोड़े से प्रैक्टिकल होने पड़ेंगे। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत हद तक राहु बेहतर होगा,
मगर फिर भी करें क्या? तो आप शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, पंछियों को दाना दें, तो ये परेशानी दूर हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमने बताया कि राहु का असर देश दुनिया पर क्या पड़ेगा, भारत पर क्या पड़ेगा, भारत की सियासत पर क्या पड़ेगा और साथ में 12 राशियों के जातकों पर क्या पड़ेगा। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब जाने का समय हो रहा है, वक्त कह रहा है कि अब हमें जाना चाहिए। पर एक वादा कि हम कल फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, याद रखें कि राहु तो बेहतर हुआ, आपको भी बेहतर होना है। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।